नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जानकारी एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार के सवाल आजकल पूछे जाते हैं उन सभी का जवाब किस प्रकार इस वीडियो से आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसा ही प्रयास हमने जीके में पूछे जाने वाले विभिन्न विषयों को कवर किया है, जैसे भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये सभी विषय संक्षिप्त रूप में आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं और इन सभी विषयों पर प्रैक्टिस के लिए मॉडल क्वेश्चन आंसर्स भी दिए गए हैं। आईएएस एग्ज़ाम और आरएएस एग्ज़ाम के आंसर राइटिंग के लिए हम जयपुर सेंटर पर कोचिंग क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि संक्षिप्त रूप में एक वीडियो से उतनी जानकारी आपके पास पहुंचा दी जाए जिससे जीके के स्तर पर पूछे जाने वाले सभी सवाल आसानी से हमारी रेंज में आ जाएं। तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कंप्लीट जानकारी कवर करेंगे। इंडियन इकोनॉमी, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश से पहले हम समझेंगे ओरिजिन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का अंतर क्या है, किस आधार पर इन दोनों को अलग किया जाता है, अर्थशास्त्र का जन्म कहाँ से हुआ और अर्थव्यवस्था उससे अलग है या उसको ही माना जाता है। तो ये सामान्य सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र का जनक या पिता कौन है? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे और 1776 में उन्होंने एक बुक लिखी 1776, और उस बुक के माध्यम से उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का फाउंडर, फादर या जनक या पिता कहा जाता है। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा बताई वही परिभाषा पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें किसी देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उसका लोगों के बीच में वितरण कैसे किया जाता है और जनता द्वारा वस्तुओं सेवाओं का कितना और कैसे उपभोग किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, एक साइंस है, सोशल साइंस, जो यह अध्ययन करता है कि कोई भी एक देश एक साल में कितनी वस्तु सेवाओं का उत्पादन करता है और अपनी जनता तक उनको कैसे पहुंचाता है और जनता उसका उपभोग किस प्रकार से करती है। तो इसकी स्टडी करने वाले विज्ञान को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इतिहास में आप पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य, और कौटिल्य ने भी एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो आपको पता है कि कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो विष्णुगुप्त उनका मूल नाम था और पाकिस्तान में तक्षशिला के अंतर्गत आने वाले चणक नामक गांव में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको चाणक्य कहा जाता है। इन्होंने जो अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था, यह अर्थशास्त्र ग्रंथ एडम स्मिथ की तरह से नहीं लिखा गया। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विषय उत्पादन, वितरण और उपभोग नहीं है। इसका विषय है राजनीति और प्रशासन, सैनिक प्रशासन, युद्ध, विजय कैसे प्राप्त की जाए। इसलिए
कौटिल्य के अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है और इसके बाद फिर हम भारतीय अर्थव्यवस्था से इनको जोड़ेंगे। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश की सरकार और सभी नागरिक मिलकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे करते हैं, अर्थात कृषि क्षेत्र में, उद्योगों में, कारखानों में वस्तुओं को पैदा करने के लिए, बनाने के लिए वो कौन सी तकनीकें और प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जिससे पूरे देश की आवश्यकता के लायक वस्तु सेवाएं उत्पन्न की जाती हैं, और इसके अलावा उन वस्तुओं और सेवाओं का कितना भाग देश के अपने लोगों के उपभोग के लिए रखा जाता है और कितना बचा हुआ हिस्सा बाहर विदेशों के लिए उसको निर्यात किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के भीतर ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने की प्रक्रिया, तकनीक और अपने नागरिकों के व्यवहार से संबंधित होती है। इसलिए अर्थव्यवस्था का जन्म अर्थशास्त्र के भीतर से ही होता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं, तकनीक और मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही नहीं है। तो एक तो विज्ञान है और एक प्रक्रिया है। यानी विज्ञान जब अध्ययन करता है तो अध्ययन करने के लिए उसे कुछ कंटेंट चाहिए, विषय वस्तु चाहिए, तो वह विषय वस्तु उसको अर्थव्यवस्था से प्राप्त होती है। अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट पर, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। पूरे विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं, प्राचीन काल से लेकर के और वर्तमान समय तक कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानकारी है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः दो प्रकार माने जाते हैं। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अमेरिका जैसे देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। सोवियत संघ उस समय का और आज का रूस, इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें पूंजीपति या उद्यमियों को, निजी व्यक्तियों को उत्पादन के क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। यानी उद्यमी अपनी इच्छा से किसी भी वस्तु का कितना भी उत्पादन कर सकते हैं। अर्थात पूंजीपतियों का अपने उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है, मालिकाना हक होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें सरकार ही उत्पादन के साधनों की स्वामी होती है, सरकार का ही उन पर अधिकार होता है और पूंजीपतियों को, उद्यमियों को बहुत कम स्वतंत्रता समाजवादी अर्थव्यवस्था में दी जाती है। एक अंतर। दूसरा अंतर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक से ज़्यादा पूंजीपति उद्यमी कार्य करते हैं, इसलिए उनमें उत्पादन बढ़ाने के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में चूंकि राज्य ही मालिक होता है साधनों का, इसलिए उसमें किसी प्रकार की प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा नहीं होती। कंपटीशन का स्कोप या तो होता नहीं है या फिर बहुत कम होता है। और तीसरा अंतर होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को, कस्टमर को या कंज्यूमर को टारगेट करके वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन किया जाता है कि उपभोक्ता को कैसे आकर्षित किया जाए जिससे वो हमारी वस्तुओं को खरीद सके। यानी उपभोक्ता को प्राथमिकता दी जाती है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार कार्य करती है, इसलिए इसमें उपभोक्ता को प्राथमिकता नहीं दी जाती।
सरकार अपनी तरफ से वस्तुओं सेवाओं का वितरण करती है। तो ये कुछ मुख्य अंतर हैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के। तो पूरी दुनिया में ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हमेशा रही हैं और आज भी हैं। लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की जब अर्थव्यवस्था की बात की जाती है तब भारत की अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह से पूंजीवादी है और ना ही पूरी तरह से समाजवादी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए हम भारत की अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपको ध्यान रखना है जब ये पूछा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ टाटा अंबानी जैसे पूंजीपति भी कार्य करते हैं। भारत सरकार और राज्य की सरकारें भी यहाँ पर उत्पादन का कार्य करती हैं और दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है। कुछ उत्पादन के साधनों का मालिकाना हक केंद्र और राज्य सरकारों के पास है और कुछ उत्पादन के साधन टाटा अंबानी जैसे औद्योगिक घरानों के पास है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसके अगले पार्ट पर आते हैं। देखिए, अब हम समझेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र कौन से होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स, दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन से लेकर के और 4 तक क्षेत्र पाए जाते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। परंपरागत रूप से 3 क्षेत्र अर्थव्यवस्थाओं में होते थे, लेकिन 21वीं शताब्दी से एक नया क्षेत्र अब विकसित हुआ है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात करो आप, चाहे अमेरिका हो या भारत हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, तो इन अर्थव्यवस्थाओं में ये सभी क्षेत्र सिमिलर हैं, समान हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ होता है जिसमें कृषि, पशुपालन, वन संसाधन और खनिज आदि शामिल होते हैं, उसे कहते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र। इसको प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी देश प्रथमतः प्राथमिक रूप से सबसे पहले इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर उत्पादन का कार्य आरंभ करता है। अगर ये प्राथमिक साधन ही नहीं होंगे तो कोई भी देश उत्पादन के लिए सोच भी नहीं सकता। तो हर देश के लिए ये प्राकृतिक संसाधन है जो प्राथमिक रूप से प्रकृति ने उपहार के रूप में दिए हैं और इन्हीं से किसी देश की अर्थव्यवस्था का कार्य आगे आरंभ होता है। ठीक है, फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुओं को या कच्चे माल को अपने लिए उपयोग करता है, दूसरे स्थान पर आ रहा है। अर्थात इस प्राथमिक क्षेत्र में जो भी कच्चा माल पैदा होगा, रॉ मटेरियल्स, उसका उपयोग द्वितीयक क्षेत्र करेगा, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया है। जैसे द्वितीयक क्षेत्र में आता है निर्माण, कंस्ट्रक्शन, यानी सरकारी क्षेत्र में कोई बिल्डिंग बनानी है, पुल बनाना है, कुछ भी निर्माण करना हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल क्या होगा? सीमेंट होगा, पत्थर होगा, बजरी होगी, और ये सब खनन क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त किए जाएंगे। दूसरा विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण को इंग्लिश में कहते हैं मैन्युफैक्चर्स या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। विनिर्माण सामान्य अर्थों में समझेंगे फैक्ट्री और कारखाने वाले क्षेत्र को विनिर्माण कहा जाता है। तो फैक्ट्री और कारखानों में जिस भी वस्तु का उत्पादन करना है, उन सभी वस्तुओं को बनाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, खाने का तेल, मस्टर्ड ऑयल बनाना है तो इसके लिए हमें सरसों चाहिए, और सरसों कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाला एक उत्पाद होता है। तो जो भी फैक्ट्री कारखाना कार्य कर रहा है भारत में या दुनिया के किसी देश में, उसके लिए प्राइमरी जो रॉ मटेरियल्स है वो इस वाले सेक्टर से आता है। ठीक है, विद्युत, गैस और जलापूर्ति को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद में आता है फिर तृतीयक क्षेत्र।
टर्शियरी सेक्टर, इसको तृतीयक क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र दोनों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तृतीयक क्षेत्र वस्तु का उत्पादन नहीं करता, केवल सेवा प्रदान करेगा इन दोनों क्षेत्रों को, जिससे ये दोनों क्षेत्र मिलकर के वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। तो तीसरे स्थान पर आता है, ये तभी डेवलप होता है जब ये दोनों पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं किसी भी देश में। एक सामान्य नियम तो यही है, ये अलग बात है कि कोई देश किसी एक सेक्टर को स्किप करके और डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाए, लेकिन एक परंपरा यही रही है दुनिया के लगभग सभी देशों में। तो तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर, क्योंकि यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करेगा उत्पादन के लिए। जैसे कौन सी सेवा प्रदान करेगा? पहला, परिवहन सेवा, ट्रांसपोर्ट सर्विस, यानी कृषि क्षेत्र में सभी गांव तक, सभी खेतों तक पक्की या कच्ची सड़क होनी चाहिए। तो ये जो कार्य किया जाएगा ये तृतीयक क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए लोन चाहिए, पैसा चाहिए आपको, तो इसमें आएगा बैंकिंग सेक्टर। तो बैंक इनको लोन प्रदान करेगा, धन प्रदान करेगा, जिससे ये उद्योग कारखाने लगा सकते हैं, कृषि क्षेत्र में उत्पादन के लिए बीज खरीद सकते हैं, पंप सेट लगा सकते हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर्स के माध्यम से आपने फाइनेंशियल सर्विस दी, इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जाएगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी दी जाएगी, व्यापार की सेवा, यानी आप अपनी कुछ वस्तु सेवाओं को भारत से बाहर निर्यात करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी आपको यहाँ से मिलेगी। तो ये तृतीयक क्षेत्र है जो तीसरे नंबर पर आता है। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में मिला हुआ है, लेकिन भारत की इनकम का, आय का, जीडीपी का, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा हिस्सा भी हमको तृतीयक क्षेत्र से मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार अभी इंडिया में प्राइमरी सेक्टर्स देता है, तो ये बात ठीक नहीं है। एक चौथा क्षेत्र है जो 21वीं शताब्दी में पैदा हुआ है, इसे कहते हैं हम चतुर्थक क्षेत्र, क्वाटरनरी सेक्टर। 21वीं शताब्दी में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से इस क्षेत्र का जन्म हुआ है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, इसको हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र कह सकते हैं। यानी एक ऐसी इकोनॉमी अब पूरी दुनिया में पैदा हो रही है जहां पर अगर आपके पास कृषि नहीं है, फैक्ट्री कारखाने के आप मालिक नहीं हैं, तब भी आप बहुत बड़े उद्यमी, बिजनेसमैन बन सकते हैं अगर आपके पास किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करने का कोई स्किल, योग्यता, नॉलेज है। तो आप अपने ज्ञान के बल पर उत्पादन कर सकते हैं, अपने ज्ञान को अपने देश के भीतर और देश के बाहर सूचना तकनीक के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, उसको बेच सकते हैं और बहुत सारा धन कमा सकते हैं। तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में आती हैं सलाहकारी सेवाएं, कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी भारत में बैठे हुए इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, बहुत बड़े बड़े वकील, अधिवक्ता, न्यायाधीश, प्रशासक और डॉक्टर्स, ये सभी भारत में रहते हैं, लेकिन विदेश में बैठे हुए हजारों लाखों लोग इनसे कंसल्ट करते हैं और उसके बदले में इनको फीस देते हैं। तो देन नॉलेज, ज्ञान के आधार पर उन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया अपने ज्ञान को सेवा के माध्यम से बेच करके। तो ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी, कंसल्टिंग का कार्य करना। दूसरा, ब्लॉग लिखना, डिजाइनिंग, किसी भी सेक्टर्स के लिए डिजाइनिंग तैयार करना, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज ऑफ द आईटी सेक्टर्स, ये सभी चीज़ें हैं जो क्वार्टरली सेक्टर में तेजी से बढ़ रही हैं। तो भारत और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था इस प्रकार से आगे ग्रो करती है, रन करती है। इसके बाद हम सीधे आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर है भारत की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ये वीडियो केवल हम हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बना रहे हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देखिए, राष्ट्रीय आय में सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, क्योंकि जीके में यह सवाल पूछा जाता है।
दूसरा, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है? तो मापन कौन करता है कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, ये कैसे पता लगता है, कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है? तो देन कैलकुलेशन का काम कौन करता है, मापन कौन करता है? और तीसरे नंबर पर देखेंगे कि मापन फिर कैसे किया जाता है, फिर उसके फॉर्मूले पर हम बात करेंगे। और फिर इस वाले इससे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय का जो पहला एस्पेक्ट है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में इसको लिखा जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इससे संबंधित एक बेसिक कंसेप्ट पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये होता क्या है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं और इसको कैसे निकाला जाता है। फिर इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने मापा था? जब भारत पर अंग्रेजी शासन था तो दादा भाई नौरोजी, जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, तो नौरोजी ने 1867, 67 और 68 में भारत की राष्ट्रीय आय मापी थी पहली बार, और भारत में प्रति व्यक्ति आय को इन्होंने मापा था। और इन्होंने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया, देखिए बड़ा आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि उस समय भारत में जो प्रति व्यक्ति आय थी एक साल की, वो थी 20 रुपये। समझ रहे हैं? 20 रुपये एक व्यक्ति की एक साल की इनकम थी दादा भाई नौरोजी के अनुसार। तो ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है किसने मापी थी और कितनी बताई थी प्रति व्यक्ति आय और कब बताई थी। उसके बाद BKRV राव वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1931 और 32 में फिर राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का मापन किया। और उसके बाद पूरी एक सीरीज आती है कि किस किसने कब कब राष्ट्रीय आय का मापन किया था। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय आय को कौन मापता है, कौन इसको कैलकुलेट करता है? तो इसका आंसर है, भारत का एक संगठन है जिसको कहते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी संगठन, या इसको कार्यालय आजकल कहा जाता है, यानी ऑफिस शब्द यूज किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे। CSO की स्थापना 1951 में 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी एक ब्रांच ऑफिस कलकत्ता में भी है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े इकट्ठे करता है, उनको पब्लिश करता है, और भारत में कितने उद्योग कारखाने काम कर रहे हैं उनका सर्वे भी करता है। तो उद्योग और कारखानों का सर्वे करने के लिए यह अपनी एक ब्रांच स्थापित करता है कलकत्ता में, वहाँ से इसका कार्य किया जाता है उसके लिए। तो CSO प्रति वर्ष जो आंकड़े जारी करता है उसको कहते हैं नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी क्या है? CSO के द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों की एक पुस्तिका। इसी के अंतर्गत ये बताता है कि इस वर्ष भारत की राष्ट्रीय आय कितनी रही, प्रति व्यक्ति आय कितनी रही, शुद्ध राष्ट्रीय आय कितनी रही, इसमें से आयात हमारा कितना रहा, निर्यात कितना रहा, पिछले वर्ष की तुलना में ये कम हुई या फिर घट गई है, जो भी डिफरेंसेस हैं पूरे इसके माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम इसके दूसरे सवाल पर आते हैं कि आखिर CSO भारत की राष्ट्रीय आय को कैसे मापता है, वो कौन सा तरीका है? भारत इतना बड़ा देश है, लाखों करोड़ों लोग उत्पादन कार्यों में लगे हुए हैं, हर एक्टिविटीज़ को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? बहुत मुश्किल कार्य है। तो इसके लिए यह एक वित्तीय वर्ष तय करता है, फाइनेंशियल ईयर, ध्यान रखेंगे, वित्तीय वर्ष यानी एक निश्चित वर्ष, और उसमें कौन से महीने से लेकर के और कौन से महीने तक। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, ये भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च 31 मार्च तक, राइट। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी करने के लिए CSO इस वित्तीय वर्ष का पालन करता है, और हर वित्तीय वर्ष में अप्रैल से और पिछले मार्च के महीने तक
एक साल में तीनों क्षेत्रों में जो भी उत्पादन हो रहा है वस्तुओं का सेवाओं का, उसको अपने अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से, रीजन और ऑफिस के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा को पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको एनालाइज किया जाता है और फिर राष्ट्रीय लेखाकार सांख्यिकी में उनको फिर प्रस्तुत किया जाता है। तो काफ़ी जटिल कार्य है और इसके लिए CSO हजारों कर्मचारियों की भारी भरकम एक फौज के साथ इस कार्य को पूरा करता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं कि बार बार हम राष्ट्रीय आय को GDP से संकेत करते हैं। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल से ज्यादा। जब भी ग्रॉस शब्द आता है तो आप समझ जाएंगे यहाँ ग्रॉस का अर्थ होता है सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा मिलकर जो कुल उत्पादन किया उसे कहते हैं ग्रॉस। तो अर्थव्यवस्था की भाषा में इसको ग्रॉस या सकल शब्द कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय या GDP की जब बात होगी तो आपको ध्यान रखना है सरकार ने कितना उत्पादन किया है, सरकार के अलावा निजी क्षेत्र में जितने भी लोगों ने उत्पादन किया वो पूरा मिल करके जुड़ करके ग्रॉस कहलाता है। तो GDP 3 प्रकार की होती हैं। GDP का पहला प्रकार होता है नॉमिनल GDP, हिंदी में इसको कहा जाएगा नाम मात्र की GDP। तो नाम मात्र GDP, ठीक है। तो मैं पूरी तरह से हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश वाले वीडियो में फिर हम इंग्लिश में बात करेंगे। नाम मात्र की GDP, पूरी दुनिया में नॉमिनल GDP का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है। इसका अर्थ ये है कि करंट ईयर में जो भी साल चल रहा है, जैसे अभी 2022-23 का समय, आगे फिर 23-24, 24-25, 25-26, तो जो भी वर्ष चल रहा है उस वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कितनी कीमतें उस देश में प्रचलित हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 किलोग्राम चावल या दाल की कीमत उस साल में भारत में कितनी थी, और भारत में इतने लाख टन दाल या चावल का उत्पादन हुआ। तो इतने लाख टन दाल या चावल की मात्रा को उस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुल मूल्य आएगा वो फिर हमारा दाल चावल का कुल एक नॉमिनल प्राइस आ जाएगा। तो वैसे ही पूरे देश में उस साल में जितना उत्पादन हुआ वस्तुओं सेवाओं का, उस उत्पादन की मात्रा को अगर हम उसकी कीमत के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो GDP मिलेगी उसे कहते हैं नाम मात्र की GDP या नॉमिनल GDP। अर्थात इसमें उत्पादन की मात्रा को प्रति किलोग्राम या ग्राम उत्पादन की मात्रा को उसकी कीमत के साथ मल्टीप्लाई करके प्राप्त किया जाता है। तो पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट प्रचलित है, ध्यान रखेंगे। दूसरा होता है रियल GDP यानी वास्तविक GDP। ये नॉमिनल GDP से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीका माना जाता है। वास्तविक या रियल GDP क्यों बेहतर माना जाता है? क्योंकि वास्तविक GDP में हम स्थिर कीमत पर किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं। कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमत। अब देखिए, स्थिर कीमत का अर्थ होता है कि भारत सरकार को एक कोई आधार वर्ष बनाना होता है। सामान्यतः तो हर 10 साल के बाद एक आधार वर्ष सरकार बनाती है, लेकिन सरकार पर निर्भर करता है कि वो 5 साल बाद भी इसको चेंज कर सकती है। उदाहरण के लिए हम उदाहरण ले रहे हैं, 2011 और 2012 आधार वर्ष है। इसका अर्थ है कि 2011 और 12 में जितना उत्पादन भारत में हुआ था वस्तु सेवाओं का, और उन वस्तु सेवाओं की जो जो कीमतें उस समय देश में प्रचलित थीं, इसको हमने आधार मान लिया। अब आगे 2015-16 में या 2018-19 में या 19-20 में जितना भी उत्पादन होगा और उस समय वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें प्रचलन में चल रही हैं, तो उनके साथ फिर हम तुलना कर लेंगे, और तुलना करने में पता लगेगा कि 2011-12 की तुलना में 2018-19 में या 19-20 में वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में जो वृद्धि हुई है
वो केवल उत्पादन में वृद्धि के कारण नहीं है, उनकी कीमतों में वृद्धि के कारण है। तो वास्तविक जीडीपी को ज्यादा अच्छा इसलिए माना जाएगा क्योंकि इसमें हम पिछले किसी आधार वर्ष या स्थिर कीमत की तुलना में आगे आने वाले वर्ष के उत्पादन की तुलना करते हैं, और इससे हमको पता लग जाता है कि पिछले वर्षों की तुलना में हम आगे आने वाले वर्षों में अपने उत्पादन की कितनी मात्रा बढ़ा रहे हैं और वस्तुओं सेवाओं की कीमत को कितना नीचे ला रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, तो फिर नॉमिनल जीडीपी चला जाएगा, क्योंकि हर साल वस्तुओं की कीमतों में फ्लक्चुएशन आता ही है। तो इसलिए इसको ज़्यादा बेटर माना जाता है कि किसी भी देश की जीडीपी तब अच्छी मानी जाती है कि वहाँ पर वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें, बहुत ज़्यादा ना बढ़ें, एक कांस्टेंट प्राइस बना रहे, लेकिन उत्पादन की मात्रा बढ़नी चाहिए। अगर भारत में 2 लाख लीटर दूध का उत्पादन हुआ इस साल, तो अगले साल 2.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन होना चाहिए। लेकिन दूध की कीमत पिछले साल जो 50 रुपये लीटर थी, अगले साल भी 50 रुपये लीटर ही होनी चाहिए, लेकिन उत्पादन 2 लाख की बजाय 2.5 लाख हो गया। इसलिए जब 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीडीपी बढ़ी हुई आएगी और ये वास्तविक जीडीपी कहलाएगी, क्योंकि आपने उत्पादन बढ़ाया है, कीमत को नहीं बढ़ने दिया। जबकि नॉमिनल जीडीपी में उत्पादन भी बढ़ता है और कीमत भी बढ़ती है। ठीक है। और तीसरी जो जीडीपी उसको कहते हैं हम आभासी जीडीपी या फिर वर्चुअल जीडीपी। आभासी जीडीपी, और आभासी जीडीपी का अर्थ होता है जब उत्पादन या तो बढ़ नहीं रहा है या उत्पादन में गिरावट आ रही है, लेकिन कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि उस देश में उपभोग करने वाली जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब जीडीपी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी किसी देश की, तो ये बाजार में प्रचलित कीमतों के कारण है, उत्पादन में वृद्धि के कारण नहीं है। तो इसको आभासी या फिर झूठी जीडीपी कहा जाता है। ये 3 प्रकार की जीडीपी होती हैं जिनका कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में लगभग एक जैसा माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट की। राष्ट्रीय आय का जो आकलन है 2 तरीके से किया जाता है। एक राष्ट्रीय का आकलन बाजार कीमत पर या प्रचलित कीमत पर, मार्केट प्राइस, यानी जिस साल बाजार में जो कीमत चल रही है, बाजार कीमत को हम प्रचलित कीमत भी कहते हैं, जो उस समय प्रचलन में है, जारी है। और जब हम इस कीमत पर राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तब उसको हम नॉमिनल जीडीपी और नाममात्रिक जीडीपी कहते हैं। पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है। और दूसरा तरीका होता है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय या जीडीपी का आकलन करना। स्थिर कीमत पर या आधार वर्ष, यानी पिछले किसी वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष को तुलना करना, कंपेयर करना। ऐसा भारत जैसे कुछ देशों में अपनाया जाता है, दुनिया के सभी देशों में दूसरा वाला जो आधार है ये नहीं अपनाया जाता। जो भी विकसित देश हैं, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, ये सभी देश पहले वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। भारत में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी इन देशों की है, इसलिए भविष्य में हम इस वाले आधार को छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल अभी जारी है। इसके बाद हम राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ अवधारणाओं को समझते हैं, जिनमें से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक कंसेप्ट आता है इसका, सबसे पहला सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि एक देश में एक निश्चित वर्ष या वित्तीय वर्ष के भीतर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र से जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम रूप से उत्पादन होता है उसके कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। यानी पिछले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र से जितना भी उत्पादन होगा वस्तु और सेवा का, उसका जब हम मौद्रिक मूल्य निकालेंगे
यानी पैसे के रूप में वो कुल कितना है, तो जब हम उसको जोड़ लेंगे तो देन उसको भी जीडीपी माना जाता है। तो ध्यान रखना है, एक शब्द और आपको इसमें याद रखना होगा, अंतिम वस्तु और सेवा शब्द आएगा, फाइनल गुड्स एंड कमोडिटी, अंतिम वस्तु और सेवा। इसका अर्थ है कि वस्तु और सेवा का प्राथमिक स्तर पर जो मूल्य वो नहीं लिया जाता और मध्यवर्ती स्तर पर अंतिम रूप से ये वस्तु और सेवा अभी इस कीमत की है, और इसमें पिछली वाली जो स्टेज थी उनका कोई वैल्यूएशन इसमें जोड़ा नहीं गया है। तो ये जीडीपी किसी भी देश में ऐसे निकाली जाती है कि एक वित्तीय वर्ष मान लो, यानी अप्रैल के महीने से लेकर के और अगले साल मार्च के महीने तक सभी क्षेत्रों में जो भी उत्पादन होगा उस उत्पादन का फिर बाजार में जो कीमत चल रही है उसके अकॉर्डिंग उसका जोड़ निकालेंगे, और जोड़ निकालने के बाद फिर उसको जीडीपी मान लिया जाता है। जीडीपी के बाद फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एनडीपी। एनडीपी यहाँ पर एन का अर्थ है नेट, नेट यानी शुद्ध, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब शुद्ध और सकल में क्या अंतर हो गया, क्योंकि जीडीपी को पैदा करने के लिए एक साल में जितने साधन लगाए उन साधनों पर कुछ पैसा खर्च किया गया। उनमें से कुछ साधन ऐसे थे जिन पर जो खर्चा किया गया वो उस साल के लिए था, जबकि कुछ साधन ऐसे थे जो अगले कई सालों तक भी काम आएंगे। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर के माध्यम से खेत में जुताई की गई, लेकिन ट्रैक्टर की एक साल में कितनी कीमत घट गई, तो वो अनुमान लगा लिया जाएगा कि खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर और मशीनरी का पंप सेट का प्रयोग किया गया, तो इनका कितना मूल्य इस उत्पादन में लगा होगा, तो उसका एक मोटा सा गणित अनुमान लगा लिया जाता है। यानी जब हम जीडीपी में से यानी सकल घरेलू उत्पाद में से माइनस कर देंगे, अर्थशास्त्र की भाषा में बता रहा हूं, मूल्य ह्रास यानी डिप्रेसिएशन, तो जब हम डिप्रेशिएशन को अलग कर देते हैं तो उसके बाद जो बचता है उसे बोलते हैं एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, राइट। तीसरे नंबर पर फिर आता है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जी कॉमन चल रहा है, ग्रॉस, एन का अर्थ है यहां पर नेशनल, राष्ट्रीय उत्पाद यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। अब ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका अर्थ ये हुआ कि एक देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ आयात एवं निर्यात भी करता है। तो अगर भारत ने 100 से ज़्यादा देशों के साथ आयात निर्यात किया है तो उसका जो अंतर है, अगर आपका निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है तो इसका मतलब है भारत को इनकम हुई, तो उसको इसमें जोड़ देंगे। और यदि भारत का निर्यात कम है उस साल और आयात ज़्यादा है, यानी इम्पोर्ट ज़्यादा किया, मंगाया ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम इसमें से इसको घटा देंगे। तो जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकाला जाता है कि जब हम एनडीपी में आयात और निर्यात के अंतर को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तब उससे जो अमाउंट प्राप्त होता है उसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर हम ज्ञात करते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो दो बार एन आ गया, एक एन का अर्थ नेट और दूसरा तो वो चल ही रहा है नेशनल प्रोडक्ट, यानी इसका अर्थ है शुद्ध राष्ट्रीय आय। अब जिस तरीके से हमने यहां पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात किया है, तो वैसे यहां पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, अर्थात आयात और जब निर्यात किया जाता है पानी के जहाज के माध्यम से, तो इसमें काफ़ी सारा खर्चा आता है, किराया देना होता है व्यापारियों को। तो आयात निर्यात करने में जो आपका खर्च हुआ है या मशीनरी की जो टूट फूट हुई है उसमें,
तो उसका एक मूल्य घटाया जाएगा आपकी इनकम में से। तो जब हम जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे और उसके बाद जो प्राप्त होगा उसे कहते हैं हम एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय आय, राइट। तो जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन मूल्यह्रास बराबर एनएनपी आ गया। इसके बाद फिर हम ज्ञात करते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम का अर्थ होता है कि ये जो शुद्ध राष्ट्रीय आय हमारे सामने है, इसमें अगर देश की जनसंख्या का भाग लगा दिया जाए तो देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा इस इनकम में आ जाएगा। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग लगाने के बाद जो इनकम प्राप्त होती है उसको बोलते हैं हम पर कैपिटा इनकम। लेकिन यह एक एवरेज इनकम है, ये शुद्ध आय नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें उन सभी व्यक्तियों का भाग लगा दिया जाता है जो उत्पादन नहीं करते हैं। 10-11 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियां और 65-70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोग। इसलिए प्रति व्यक्ति आय को कभी भी शुद्ध आय नहीं माना जाता, वो एक अनुमान के लिए एक एवरेज इनकम है, क्योंकि पूरे देश की जनसंख्या का आपने उसमें भाग लगा दिया है। इसको फिर और आगे बढ़ाया जाता है, पर कैपिटा इनकम से निकलती है फिर पर्सनल इनकम, जिसको कहते हैं व्यक्तिगत आय या वैयक्तिक आय। पर्सनल इनकम। अब वैयक्तिक आय कैसे निकलेगी, क्योंकि इसमें टाटा अंबानी का भी भाग लगा दिया गया है, जो बहुत सारी कंपनी फैक्ट्रियों के मालिक हैं। तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए पर कैपिटा इनकम में से यानी पीसीआई में से निगम कर को और कंपनियों के विभिन्न प्रकार के खर्चों को घटाने के बाद जो इनकम प्राप्त होगी उससे बनती है वैयक्तिक आय यानी पर्सनल इनकम। और लास्ट में फिर बनती है पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी वैयक्तिक खर्च योग्य आय, वैयक्तिक व्यय योग्य आय। अर्थात जब हम वैयक्तिक आय में से आयकर, इनकम टैक्स और सरकारों के प्रति कुछ हमारे दायित्व हैं उनको जब निकाल देते हैं, घटा देते हैं, तो उसके बाद जो इनकम प्राप्त होती है उसको बोलते हैं पीडीआई। तो ये हमारा लास्ट होता है वैयक्तिक खर्च योग्य, यानी ये हमारी अपनी कमाई है, अब इस पर पूरा अधिकार हमारा है, अब हम इसको अपने घर के लिए, परिवार के लिए खर्च कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय वाले टॉपिक में ये पूरा कॉन्सेप्ट हमको याद करना होता है। तो इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि पीसीआई कैसे निकलती है, व्यक्तिगत आय का अर्थ क्या होता है, पीडीआई में किसको शामिल करते हैं, किसको शामिल नहीं किया जाता, और दोनों जगह पर शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसका अर्थ लगभग सेम है। तो जीडीपी से जीएनपी का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। जब हम विदेशों के साथ आयात निर्यात को जोड़ेंगे या घटाएंगे तब जीडीपी से जीएनपी बनेगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। भारत की अर्थव्यवस्था में अगला पार्ट है भारत में नियोजन। भारत में नियोजन या प्लानिंग, सामान्य अर्थों में भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता था और उनको कैसे लागू किया जाता था, ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो नियोजन वाले टॉपिक में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का विचार कहाँ से लिया था। जीके में एक सवाल कई बार पूछा गया है। तो भारत में नियोजन या पंचवर्षीय योजनाओं का विचार है वो उस समय के सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर कहा जाता था और आज कहा जाता है उसको रूस, यहाँ से लिया था। तो दुनिया में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ या रूस ने आरंभ की थी 1928 से। तो भारत में ये विचार रूस से आया है। ठीक है, तो ये सवाल आपको ध्यान रखना है। दूसरा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को कैसे लागू किया गया, कुछ सवाल इसमें से भी पूछे जाते हैं। इसके लिए उस समय कर्नाटक के एक प्रमुख इंजीनियर थे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इन्होंने एक किताब लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और इन्होंने उसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू बाद में बने, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस के लीडर थे,
तो उसी समय उन्होंने नेहरू जी के साथ डिस्कस किया था और ये विचार रखा था कि भारत का विकास हमें ऐसे करना चाहिए जिस तरीके से रूस ने वहाँ पर पंचवर्षीय योजना आरंभ की है। तो भारत में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को पंचवर्षीय योजनाओं का या नियोजन का जनक या पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ गया है तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ये कॉन्सेप्ट भारत में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को दिया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई, नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई 1938 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने और अन्य इसमें सदस्य थे। इस कमेटी ने रूस के इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर लिया और तय किया कि जब भारत को आज़ादी मिल जाएगी उसके बाद हम भारत का विकास पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही करेंगे। ठीक है, तो ये शुरुआत का एक पार्ट है नियोजन में। तो ये तीनों प्रकार के सवाल आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास क्या रहा है और किस प्रकार के सवाल विभिन्न परीक्षाओं में इनसे पूछे जाते हैं, उन पर बात करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं, देखिए सबसे पहला, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को आरंभ करने के लिए एक संगठन बनाया गया और उसका नाम था भारत का योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, योजना आयोग। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का योजना आयोग 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना और 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और फिर 2015 से योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग बनाया गया है, नीति आयोग। नीति आयोग, NITI लिखा जाता है इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राइट, देखिए समझिए, योजना आयोग का उस समय अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था और अब उसके स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया है, तो इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है। दूसरा, योजना आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया जाता था, वो उसके सदस्य नहीं होते थे, लेकिन नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री को सदस्य बनाया गया है, उनको इसमें इनवाइट किया जाता है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था थी, क्योंकि भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, और नीति आयोग भी संवैधानेतर संस्था है, इसका भी भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये दो कमीशन है। और इसके बाद थोड़ा सा और 2 मिनट का कि भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की स्थिति क्या रही। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये 1951 से स्टार्ट हुई और 1956 तक, 1956 तक रही। और इस योजना का जो मॉडल तैयार किया था वो हेराल्ड और डोमर, 2 अर्थशास्त्री थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये बेस्ड थी। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के और 61 तक, इसका जो मॉडल था PC महालनोबिस, प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस, और फेमस इकोनॉमिस्ट, प्रमुख अर्थशास्त्री थे, इन्होंने इस मॉडल को दिया था और इसके आधार पर ही भारत में हैवी इंडस्ट्रीज़ को आरंभ किया गया था। तीसरा जो प्लान था 1961 से 66 के ड्यूरेशन में, और इसका मॉडल सुखमय चक्रवर्ती ने दिया था। इसके बाद में फिर आता है प्लान हॉलीडे, 1966 से लेकर के 69 तक योजना अवकाश, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया, तो इस ड्यूरेशन को हम योजना अवकाश के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 1969 से लेकर के और 1974 तक, और फोर्थ 5 ईयर प्लान के बाद में फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया 1974 से लेकर के और
78 तक, यानी ये 5वीं योजना है। इसी में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और इसको मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी 1979 में, तो इस 5 ईयर प्लान को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद में फिर 1978 से लेकर के 80 के बीच में 2 बार ब्रेक आया, इसको कहते हैं रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट गुन्नार मिडल ने दिया, तो जिसमें 1 साल के लिए योजना बनाई जाती थी। और फिर इसके बाद 1980 से लेकर के 85 तक अगली पंचवर्षीय योजना, 85 से लेकर 90 तक फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, फिर 1990 से लेकर के और 1992 तक 2 साल का फिर से ब्रेक आया। और इसमें 1990 से 91 और 91 से 92 तक 2 बार फिर से रोलिंग प्लान लगा दिया। और 92 से लेकर के फिर बाकी हर 5 साल के गैप पर इन पंचवर्षीय योजनाओं को कंटिन्यू किया गया। 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट 5 ईयर प्लान था और इसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना बंद कर दिया गया। नियोजन के बाद अगला टॉपिक है भारत में बैंकिंग व्यवस्था। भारत में बैंकिंग व्यवस्था, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के साथ में भारत में शेयर बाजार की स्थिति, शेयर मार्केट्स। इन दोनों टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो प्रयास करेंगे कि जीके में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको उसमें मिल जाएं। बैंकिंग में मुख्यतः आपको बैंकों की स्थापना, बैंकों के मुख्यालय, फिर आरबीआई के कार्य, ये सभी टॉपिक हैं जो जीके के हिसाब से पढ़े जाते हैं। भारत का सबसे पहला जो बैंक माना जाता है बैंक ऑफ मद्रास 1683 में, जो भारत में मुगल सम्राट के समय में, और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार आरंभ किया उसमें इसको स्थापित किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। इसके बाद 1720 में बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया और 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान से भारत में बैंकिंग का एक इतिहास माना जाता है कि हाँ, इस समय से अब भारत में बैंकिंग सेक्टर सही तरीके से कार्य करता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद अंग्रेजी सरकार ने 3 प्रकार के प्रेसिडेंसी बैंक बनाए, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बंगाल, बम्बई, मद्रास क्षेत्र को जीत लिया तो उनको प्रेसिडेंसी यानी प्रांत बना दिया। तो इनमें सबसे पहले बनाया उन्होंने प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता। तो कलकत्ता का प्रेसिडेंसी बैंक सबसे पहले बनाया 1806 में। देन इसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई, बम्बई का 1840 1840 में। और देन पे प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, मद्रास का 1843 में, 1843 में। ठीक है, इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के बाद अंग्रेजी सरकार ने 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक बनाया। अवध कॉमर्शियल बैंक जो पूरी तरह से भारतीय था और इसका मुख्यालय था, बैंक कहाँ बनाया गया था, अवध की राजधानी उस समय थी फैजाबाद। तो नाव था फैजाबाद जिला, उत्तर प्रदेश। लेकिन ये सीमित दायित्व वाला था, यानी बैंक को सभी प्रकार के कार्य करने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन भारत का पहला ऐसा बैंक जिसमें सभी भारतीय थे। इन बैंकों में भारत के लोग उतने नहीं थे क्योंकि इसमें प्राइवेट यानी अंग्रेज अफसर भी बहुत बड़ी मात्रा में रखे गए थे। इसके बाद फिर पूरी तरह से बैंक जो भारतीयों द्वारा संचालित किया गया और जिसको सभी प्रकार के अधिकार थे, बैंकिंग सेक्टर की सभी शक्तियाँ उसको दी गई थी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो अवध कॉमर्शियल बैंक के बाद पीएनबी था 1894 में, जिसने सभी शक्तियों को एक साथ प्रयोग किया। ठीक है, तो इन दोनों पर क्वेश्चन आया था, ध्यान रखेंगे। 5वें नंबर पर फिर आपको पढ़ना है कि जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए थे, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इन तीनों को मिलाकर के 1921 में नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक। तो तीनों ही प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर के 1921 में इंपीरियल बैंक नाम दिया गया, राइट। और इसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। और एसबीआई की उसमें 8 सहायक शाखाएं या सहायक बैंक बनाए गए थे, जिनको बाद में मर्ज कर दिया गया और कुछ ही सहायक बैंक वर्तमान में बचे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना, पहले यह इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता था।
और 1955 में ही इसका राष्ट्रीयकरण किया। और अब यह भारत सरकार का या सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, क्योंकि इसमें भारत सरकार के अलावा कुछ निजी कंपनियों की पूंजी भी लगी हुई है। तो इंडिया का ये सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक माना जाता है। ठीक है, SBI। इसके बाद हम पढ़ते हैं RBI के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1926 में एक हिल्टन यंग आयोग बनाया था, और फिर 1934 में अंग्रेजी सरकार ने RBI एक्ट, रिजर्व बैंक एक्ट यानी अधिनियम कानून बनाया, और फिर आगे जा कर के अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई, और फिर 1 जनवरी 1949 को RBI का फिर राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI का जो कार्य है 20 सदस्यों के एक बोर्ड द्वारा देखा जाता है, जिसमें एक गवर्नर होता है RBI का, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और बाकी अन्य सदस्य होते हैं। RBI का जो लेखा वर्ष है, इस पर सवाल आ गया है, RBI का जो लेखा वर्ष है यह हमेशा होता है जुलाई से लेकर के और जून तक, यानी 31 जुलाई से लेकर के और 30 जून तक RBI अपना पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है। RBI भारत सरकार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, जिनमें 1 रुपये से ऊपर के कागज़ के नोटों की छपाई करना, यानी 2 रुपये या इससे ऊपर के 2000 रुपये तक जितने भी नोट हैं RBI के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस बना रखी है भारत में, और इन सब पर RBI के गवर्नर के ही साइन होते हैं। ठीक है, जो 1 रुपये का नोट है कागज़ का, और जो सिक्के हैं, चाहे 10 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का, ये सभी भारत सरकार खुद इनको छापती है और ढालती है अपनी टकसालों में, और बाद में RBI के माध्यम से इनको पूरे देश में फैलाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, 1 रुपये का कागज का नोट है, उस पर भारत सरकार में वित्त मंत्रालय में बैठा हुआ वित्त सचिव हस्ताक्षर करता है, जो एक IAS अधिकारी होता है। जबकि 1 रुपये से ऊपर के जो कागज के नोट होते हैं सभी, 2 रुपये या 5 का, 10 का, 20 का, 50, 100 का, इन सब पर RBI का गवर्नर हस्ताक्षर करता है। दूसरा, RBI विनिमय दर का निर्धारण करता है, यानी $1 का मूल्य कितने रुपए होना चाहिए। तो भारतीय रुपए को विभिन्न विदेश की मुद्राओं के साथ विनिमय दर भी ये डिसाइड करता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, यानी केंद्र और सभी राज्यों की सरकारों के पैसे को मैनेज करता है, उनकी तरफ से कर्जा लेता है, विभिन्न देशों को फिर पेमेंट करता है। जितनी भी जिम्मेदारी सरकार की होती हैं वो सभी RBI के द्वारा निभाई जाती हैं। और RBI है जो सभी बैंकों के सेविंग अकाउंट पर, ध्यान रखना है, जो बचत खाता होते हैं हमारे बैंकों में, उन बचत खाते पर ब्याज दर का निर्धारण RBI ही करता है। और सभी बैंकों के साख नियंत्रण पर रोक लगाता है, साख नियंत्रण को बढ़ावा देता है। तो साख नियंत्रण का अर्थ होता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। तो यह सभी बैंकों को कंट्रोल करता है अपने कानून के माध्यम से, और विभिन्न प्रकार की नीतियां लागू करता है बैंकों को कंट्रोल करने के लिए, जिनको RBI की मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो मौद्रिक नीति RBI बनाता है, राजकोषीय नीति भारत सरकार बनाती है, वित्त मंत्रालय बनाता है। तो ध्यान रखेंगे दोनों में। मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है RBI की, जिसमें एक होते हैं परिमाणात्मक उपाय और दूसरे होते हैं चयनात्मक या गुणात्मक उपाय। परिमाणात्मक उपायों के माध्यम से यह बैंक दर का निर्धारण करता है, बैंक रेट। अब आपको ध्यान रखना है कि बैंक दर क्या होती है। बैंक रेट ऐसी दर जिस पर बाकी सभी बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं ज़रूरत के समय, वो बैंक दर होती है। और ब्याज दर क्या होती है? ब्याज दर वह दर होती है जिस पर भारत के सभी बैंक अपने ग्राहकों को पैसा उधार देते हैं। तो ध्यान रखना है, ब्याज दर बाकी के सभी बैंक निर्धारित करते हैं, जबकि बैंक रेट हमेशा रिजर्व बैंक तय करता है, और ब्याज दर हमेशा बैंक दर से ज़्यादा होती है। फिर आता है CRR, SLR, कैश रिजर्व रेशो, नकद आरक्षित अनुपात। इसका अर्थ होता है कि रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों पर यह दबाव बनाता है कि सभी बैंक अपनी जमा पूंजी का एक निश्चित हिस्सा 5 से 15% के बीच में कैश के रूप में RBI को अपना जमा करेंगे, ताकि वो भविष्य में काम आएगा। और SLR, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात, यानी अन्य बैंकों को अब कैश के अलावा सोना चांदी या विभिन्न प्रकार की अन्य धातुओं के रूप में जो भी जमा पूंजी होती है बैंकों की, उसका एक निश्चित हिस्सा अपने पास बैंकों को रखना होता है, वो RBI को नहीं भेजना होता, लेकिन बैंक उसका उपयोग नहीं कर सकते, RBI उसके लिए मना करता है। तो ये SLR होता है। और फिर होती हैं खुले बाजार की क्रियाएं, जिसमें रेपो दर और रिवर्स रेपो दर आती हैं। रेपो दर का अर्थ होता है ऐसी दर जिस पर अन्य बैंक
कठिन समय के लिए, कुछ समय के लिए रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है। और रिवर्स रेपो में कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों से भी पैसा उधार लेता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, इसलिए थोड़ा सा ये कम ब्याज देता है अन्य बैंकों को। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, केंद्र सरकार का बैंक है, सभी राज्य सरकारों का बैंक है और सरकार की नीतियों को यह भारत के भीतर लागू करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, यानी 1935 से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जब वो इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता था, कुछ समय तक सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया था और उसके बाद से लेके आज तक आरबीआई भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा आपको कुछ और बैंकों के बारे में भी जानकारी पता होनी चाहिए, जैसे नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक ये भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करने के लिए, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को ऋण देने वाला बैंक। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय बम्बई में है। ठीक है, तो नाबार्ड बैंक। इसके बाद आता है फिर आपका एक्जिम बैंक, आयात और निर्यात बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उद्योगों को पैसा देने वाला सरकार का सबसे बड़ा बैंक है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और बाद में इससे अलग करके छोटे उद्योग, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम स्केल के जो छोटे उद्योग हैं उनको धन देने के लिए, रुपया उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अलग से बैंक बनाया है, इसका नाम है सिडबी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है और बाकी सभी बैंकों के मुख्यालय बम्बई में है। तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुई, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाते हैं जिले के स्तर पर। तो इन बैंकों को भारत सरकार, राज्य की सरकार और कोई एक बैंक स्थापित करता है। जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करना है, तो बैंक को स्थापित करने में खर्चे को बांट लिया जाता है। केंद्र सरकार कुल खर्चे का 50% उठाती है, जिस बैंक का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनेगा वो 35% उठाएगी, राज्य सरकार 15% खर्चा उठाती है। 1975 में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाए गए थे। ठीक है, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक राज्य सरकारों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये 3 स्तर के होते हैं, ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर, और शहरी क्षेत्र में इनकी संरचना अलग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः 3 स्तर के ये होते हैं। सबसे निचले स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां होती हैं, जिनको कृषि शाखा सहकारी समिति कहते हैं। इसके ऊपर जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होता है और राज्य के स्तर पर अपेक्स सहकारी बैंक होता है। ठीक है, तो ये कुछ बैंक हैं। एक नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है आईसीआईसीआई, इस बैंक की स्थापना 1955 में की गई थी और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आईसीआई बैंक को माना जाता है। राष्ट्रीय बैंक और अनुसूचित बैंक में क्या अंतर होता है? देखिए, राष्ट्रीय बैंक का अर्थ होता है जब बैंक की 100% पूंजी भारत सरकार की है, पूरा पैसा भारत सरकार का लगा हुआ है, तो वो राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो भारत में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी तो 2 चरणों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्योंकि बैंक पहले निजी हाथों में थे। तो 1969 को 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके बाद फिर 6 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरीके से 20 राष्ट्रीयकृत बैंक उसमें बनाए गए थे, एक को हटा दिया था, फिर 19 रह गए थे। और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, पब्लिक सेक्टर का बैंक उस बैंक को कहा जाता है जिसमें भारत सरकार की सबसे ज़्यादा शेयर पूंजी होती है। भारत सरकार के अलावा किसी और की भी पूंजी उसमें हो सकती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे फिर कोई राज्य की सरकार हो। ठीक है, तो भारत में 2 चरणों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक आता अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक का अर्थ है ऐसे बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कानून 1934 की दूसरी अनुसूची में जिनको लिस्टेड किया गया है, जिनका नाम लिखा गया है और जिनकी पूंजी इसमें 5 लाख रुपए थी। यानी ऐसे बैंकों पर रिजर्व बैंक का कंट्रोल होता है और ऐसे बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सारी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। और जो बैंक इस दूसरी अनुसूची में नहीं आते आरबीआई कानून के, तो उनको गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। 90% से ज़्यादा बैंक अनुसूचित बैंक ही भारत में बने हुए हैं और चूंकि सभी बैंक व्यापार करते हैं इसलिए इनको वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी अगर पूछी जाती है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब पढ़ते हैं शेयर मार्केट्स। देखिए, दुनिया में सबसे पहले शेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी हॉलैंड या नीदरलैंड से, जहाँ पर 1602 ईस्वी में विश्व का सबसे पुराना शेयर मार्केट बनाया गया था, एम्स्टर्डम शेयर मार्केट।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। हॉलैंड या नीदरलैंड का शहर है एम्स्टर्डम। अब हम बात करते हैं भारत में। भारत का सबसे जो पुराना शेयर मार्केट है वो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, BSE। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में बम्बई में। ठीक है, भारत का सबसे पहला शेयर मार्केट, सबसे पुराना और सबसे बड़ा भी है ये। एशिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट भी इसको माना जाता है। अंग्रेजी सरकार के समय में इसको बनाया गया था। और यह जो सूचकांक जारी करता है उसका नाम है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स को हिंदी में कहते हैं संवेदी सूचकांक। सेंसेक्स को क्या कहते हैं? संवेदी सूचकांक। और इसमें 30 कंपनियां शामिल हैं। 30 कंपनियों के शेयरों का इसमें लेखा जोखा रखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है BSE पर। दूसरा भारत का बड़ा शेयर मार्केट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। ये भी बम्बई में इसका मुख्यालय 1992 में स्थापित किया गया था। और यह शेयर मार्केट जो सूचकांक जारी करता है उसका नाम है निफ्टी। तो निफ्टी जो सूचकांक है NSE का है, ध्यान रखेंगे। और इसमें 50 कंपनियों के शेयरों का लेखा जोखा रखा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो संवेदी सूचकांक है यह अपने मूल्य को डॉलर में बताने के लिए 200 कंपनियों के लिए डॉलेक्स नाम से सूचकांक भी जारी करता है। ठीक है, तो भारत में लगभग 23 शेयर मार्केट्स जो रनिंग में हैं। इन सभी शेयर बाजारों को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है भारत में, इसका नाम है सेबी। तो सेबी भारत की सबसे बड़ी संस्था है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में इसकी स्थापना हुई। और बाद में संसद ने कानून बना करके 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया था। और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। तो 4-5 जानकारी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है। सेबी का मुख्य काम यह है कि भारत के जितने भी शेयर बाजार हैं सबको कैसे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए और उनकी फंक्शनिंग को थोड़ा सा ईजी बनाया जाए। ठीक है, तो दुनिया के विभिन्न प्रकार के शेयर मार्केट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि एक शेयर मार्केट है डी जोन्स, तो इसको डाउ जोन्स या डी जोन्स भी कहते हैं। तो डी जोन्स शेयर मार्केट अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का है, ध्यान रखेंगे। दूसरा शेयर मार्केट है निक्की जो शेयर मार्केट है ये जापान का है। तीसरा है सेट, SET, ये शेयर मार्केट है थाईलैंड का। चौथा है TEIN, ये है ताइवान का। फिर आपको पढ़ना है बोबेस्पा जो सूचकांक है ये ब्राज़ील में चलता है। बोबेसा मिबटेल इटली में प्रयोग किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है कोस्पी कोरिया, दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में प्रचलित शेयर सूचकांक को कहा जाता है। ठीक है, तो बैंक और शेयर मार्केट पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, महंगाई दर या जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में हम पढ़ते हैं मुद्रास्फीति, इंग्लिश में कहते हैं इसको इन्फ्लेशन, राइट। महंगाई दर या मुद्रास्फीति, इंग्लिश में इन्फ्लेशन। सबसे पहले तो इसका अर्थ समझेंगे। महंगाई दर मुद्रास्फीति का अर्थ होता है यानी वस्तुओं की जब कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि कीमत में जब वृद्धि हो जाती है। तो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि क्यों होती है, यानी वस्तुओं की कीमतें अचानक से क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर नहीं बढ़ें तो फिर महंगाई दर या मुद्रास्फीति इसको नहीं मानेंगे। तो इसके कई कारण हो सकते हैं कि या तो जनता के द्वारा कुछ वस्तुओं की ज़्यादा मांग की जा रही है, खरीदारी की जा रही है, तो वो चीज़ें बाज़ार में उतनी प्रचलित नहीं है, बन नहीं रही हैं, तो उनका अभाव पैदा हो गया। या फिर लागत बहुत ज़्यादा है, यानी वो चीज़ें देश में है नहीं, उनको बाहर से हमें आयात करना पड़ता है और आयात ही हमको महंगा पड़ता है। तो लागत जन्य और मांग जन्य 2 प्रकार की महंगाई दर मुद्रास्फीति हो सकती है। दूसरा, मुद्रास्फीति का मापन। तो मापन कौन करता है, कैसे हमें पता लगता है कि किसी देश में महंगाई दर या मुद्रास्फीति बढ़ गई है, कैसे इसको मेजर करते हैं। इसके लिए भारत सरकार में एक विभाग बनाया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये जो डिपार्टमेंट है ये थोक मूल्य सूचकांक बनाता है महंगाई दर को मापने के लिए। थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI कहते हैं शॉर्ट में।
तो थोक मूल्य जो सूचकांक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में एक विभाग बनाया गया, उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक में हम क्या करते हैं, यानी बाजार में प्रचलित काफ़ी सारी वस्तुओं का ग्रुप बनाते हैं। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और खनिज वाली वस्तुएं, और विनिर्मित यानी फैक्ट्री कारखानों में बनने वाली वस्तुएं। तो 3 कैटेगरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। समय समय पर वस्तुओं की संख्या बदलती रहती है और फिर इनको बेटे ही दिया जाता है। तो इन वस्तुओं के आधार पर हम पूरे देश में कीमतों को मापते हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक हर महीने मंथली बेसिस पर काम करता है। तो हर महीने भारत में महंगाई दर को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का विभाग इसको मापता है। किसके द्वारा मापता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। और थोक मूल्य सूचकांक हर महीने बनाया जाता है। तो 3 क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा है, भारत में महंगाई को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसे हम शॉर्ट में CPI भी कह सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, राइट। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन तैयार करता है भारत में? भारत का जो सांख्यिकी मंत्रालय है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, उसमें एक ऑफिस होता है NSO, नेशनल स्टैटिक ऑफिस। उसके द्वारा ये भारत के सभी उपभोक्ताओं की व्यवहार, उनके द्वारा जिन वस्तुओं को उपभोग किया जाता है, एक डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः भारत में थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा महंगाई दर को मापा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की महंगाई दर होती हैं। यानी महंगाई दर यानी 1 डिजिट में भी हो सकती है, सिंगल डिजिट में, जैसे कि मान लीजिए 5% हुई या 7% हुई। ये अफोर्डेबल है, इतना चल सकता है, लेकिन 7% से ज़्यादा ठीक नहीं माना जाता। 2 डिजिट में हुई यानी मान लो 11% महंगाई दर हो जाती है, या मान लो 21% हो जाती है, 70% हो जाती है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं माना जाएगा। तो 1 डिजिट में होती है तो उसको सामान्य महंगाई दर, मुद्रास्फीति या रेंगती मुद्रास्फीति। 2 में हो जाती है तो वो दौड़ती हुई। 3 डिजिट में चली जाती है 100% से ऊपर, 180%, 300%, 400%, तो फिर वो गैलोपिंग यानी उछलती हुई, कूदती हुई महंगाई दर उसको कहा जाता है। तो उससे देश बहुत खतरे में आ जाता है। दूसरा, महंगाई दर को अभी हमने कहा कि इन्फ्लेशन इसको कहा जाता है, मुद्रास्फीति। देखिए मुद्रास्फीति में क्या होता है, जिसे महंगाई दर कह रहे हैं, उसमें बेसिकली हो क्या रहा है, जो मुद्रा होती है यानी करेंसी, 10 रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट, उसकी किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। पहले अगर 20 रुपये में 1 किलो आलू आ रहा था, तो अब 20 रुपये में 1 किलो आलू नहीं आता है, 20 रुपये में 1 किलो से कम आलू आता है। तो इसका अर्थ हुआ कि 20 रुपये की जो मुद्रा है उसकी खरीदने की शक्ति घट गई है। तो ध्यान रखना है कि मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति, खरीदने की जो शक्ति है, यह कमजोर हो जाती है, राइट। इंटरनल मूल्य, मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य है वो घट जाता है, वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति का विपरीत होता है मुद्रा अभिस्फीति। हिंदी शब्द से थोड़ा आप ध्यान नहीं रखेंगे, इसको इंग्लिश शब्द पकड़ेंगे। इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन में क्या होता है, वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं और मुद्रा की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यानी अब 20 रुपये में हम 1.5 किलो आलू खरीद सकते हैं। मुद्रा की स्थिति बढ़ गई, वस्तु नीचे चली गई। तो ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा हो, या फिर आयात आपने काफ़ी कर लिया है सस्ता, या फिर आपकी मांग घट गई है। इसके बाद में आता है फिर संस्फीति यानी रेफ्लेशन। तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप ऐसे समझेंगे इसको, रेफ्लेशन। रेफ्लेशन में सरकार अपनी तरफ से कई बार महंगाई दर को बढ़ाती है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी, सुविधाएं दे दी, बोनस दे दिया, तो उससे बाजार में थोड़ी तेजी आ जाती है। कृत्रिम रूप से जब सरकार महंगाई दर को बढ़ाती है तो देन उसको फिर हम रेफ्लेशन कहते हैं। फिर आता है कि डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन में सरकार क्या करती है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो प्रयास अपनाए जाते हैं, यानी जिन प्रयासों से महंगाई दर को नीचे लाया जाता है, उन प्रयासों को कहते हैं हम डिसइन्फ्लेशन।
और एक होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें महंगाई दर और बेरोजगारी दोनों बहुत ऊंची रहती हैं, लेकिन कम समय के लिए होती है ये। और लॉफर वक्र इस मामले में काम करता है। लॉफर वक्र आगे जाकर के इसको व्यापक रूप में परिभाषित करता है। अगला पार्ट है इकोनॉमी में निर्धनता या गरीबी। निर्धनता अर्थशास्त्र की भाषा में पॉवर्टी और सामान्य भाषा में कहते हैं गरीबी। ठीक है, एक तो निर्धनता को समझेंगे, इसके साथ में फिर दूसरा टॉपिक आ जाएगा भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देखिए, गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति किसको कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है, उसे गरीब या निर्धन व्यक्ति माना जाता है सामान्य अर्थ में। लेकिन अर्थशास्त्र में इसको अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। भारत में निर्धनता की जो पहली परिभाषा थी ये थी कैलोरी परिभाषा। कैलोरी परिभाषा, कैलोरी डेफिनेशन थी भारत में जो पहले चलती थी, अब इसको रोक दिया गया है। इसका अर्थ ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है, अगर वह सुबह से लेकर रात तक यानी 24 घंटे में अगर 2400 कैलोरी से कम का भोजन लेता है तब वह गरीब माना जाएगा। अगर उसने 2400 कैलोरी का भोजन नहीं लिया है, इसका अर्थ है कि इस भोजन को प्राप्त करने के लिए, जुटाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, साधन नहीं था, इसलिए वो निश्चित रूप से गरीब है। और शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति 2100 कैलोरी का भोजन नहीं लेता था, पहले उसको गरीब माना जाता था। 2100 से कम रहा आपका, और इन दोनों का एवरेज निकाला गया तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कैलोरी जो सूचकांक था ये था 2250। अगर आप इसका औसत निकालेंगे जोड़ करके, इसमें भाग लगा दो 2 का, तो 2250 कैलोरी राष्ट्रीय औसत था। ठीक है, लेकिन अब कैलोरी वाली परिभाषा को भारत में छोड़ दिया गया है और अब अपनाई जाती है भारत में बहुआयामी निर्धनता की परिभाषा। MPI इसको कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो 2009 से भारत में बदलाव किया गया है। अब जब भारत के अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर थे तो सुरेश तेंदुलकर साहब ने फार्मूला दिया जिसको तेंदुलकर का फार्मूला कहते हैं। इससे पहले कैलोरी का फार्मूला था और दांडेकर और रथ का फार्मूला, लकड़ा वाला फार्मूला, तो ये सब फॉर्मूले लगभग कैलोरी पर ही आधारित हैं। ध्यान कर लेंगे, रथ और दांडेकर अर्थशास्त्री से 1971 से इनका फार्मूला लागू हुआ। लकड़ा वाला एक अर्थशास्त्री थे, 1988-89 में उन्होंने अपना फार्मूला दिया था। तो जीके में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये सभी निर्धनता को मापने से संबंधित फार्मूले थे। अभी जो वर्तमान में फार्मूला है, इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा जिसके पास भोजन के अलावा शिक्षा नहीं है, मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, स्वच्छ पेयजल नहीं है, बीमारी की स्थिति में इलाज करने की सुविधा नहीं है या इलाज प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पर, मापदंडों पर कोई व्यक्ति वंचित है। तो जो व्यक्ति वंचित है विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से, उस वंचित यानी डिप्राइव्ड व्यक्ति को ही निर्धन अर्थात गरीब माना जाएगा। तो ध्यान रखना है कि भारत में अब निर्धनता का जो फार्मूला है बदल दिया गया 2009 से। विभिन्न आधारों पर जो व्यक्ति वंचित है उसे अब गरीब माना जाएगा। निर्धनता के 2 प्रकार मुख्यतः होते हैं। प्रकार में अगर आप देखें तो एक होता है निरपेक्ष निर्धनता या निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष निर्धनता या निरपेक्ष गरीबी एक ही बात है। गरीबी थोड़ा सा लोकल वर्ड है, इसका प्रयोग अर्थशास्त्र में कम किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि पूरे देश की जनसंख्या में कितने लोग ऐसे हैं जिनको छांट करके अलग किया जाए कि वास्तव में ये गरीब है। पूरी पॉपुलेशन में से ऐसे लोगों को निकाल दो जिनके पास संसाधन वास्तव में बहुत कम है, तो वो निरपेक्ष गरीब कहलाते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी को कैसे मापते हैं, मापन कैसे किया जाता है, जीके में क्वेश्चन आता है। इनका मापन किया जाता है हेड काउंट मेथड से, सिरों को गिनने की विधि, हेड काउंट विधि। यानी ऐसे गरीब लोगों के सिरों को गिन लो पूरे देश की जनसंख्या में से कि ये गरीब है, ये गरीब है, इसको सबको अलग कर लिया जाए। दूसरी विधि है निर्धनता की सापेक्ष निर्धनता।
रिलेटिव पॉवर्टी या सापेक्ष गरीबी लिख सकता हूँ, सापेक्ष गरीबी। इसमें हम क्या करते हैं कि समाज के बहुत बड़े स्तर पर रहने वाले लोग, उनकी सुविधाएं, उनकी शिक्षा, उनकी अर्निंग, उनके पास मकान, पैसा, और समाज में सबसे निचले स्तर पर 5 से 10% जो लोग रहते हैं, उनकी सुविधाओं को अगर हम तुलना करते हैं तो देन इसे कहते हैं सापेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी को 2 तरीके से मापा जाता है। इसका मापन एक तो किया जाता है गिनी गुणांक से, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आ जाता है गिनी गुणांक। तो कॉरिडो गिनी एक अर्थशास्त्री, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है गिनी गुणांक। और दूसरा मापन का तरीका है सापेक्ष गरीबी का लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र, ठीक है। तो इस तरीके से हम गरीबी को माप सकते हैं। और गरीबी को दूर करने की बहुत सारी योजनाएं, कार्यक्रम सरकारों के द्वारा समय समय पर चलाए जाते हैं, जिनमें भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने 1974 में गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था। तो समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं गरीबी हटाने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन कोई भी योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई। भारत में गरीबी कम हुई है लेकिन गरीबी समाप्त नहीं हो पा रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो जीके में इससे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे। फिर आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी को समझने से पहले समझते हैं हम कि श्रम शक्ति क्या होती है। मैन पावर या वर्क फोर्स, यानी पूरे देश की जनसंख्या में से ऐसे कौन से आयु वाले व्यक्ति हैं जो कार्य कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का काम कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष या लास्ट 65 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति उत्पादन का काम कर सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चे उत्पादन नहीं कर सकते, और 60 या 65 के बाद ही व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो वो उत्पादन का काम नहीं कर सकता। तो इसे किसी भी देश में कहा जाता है वर्क फोर्स, कार्य करने वाली जनसंख्या, कार्यकारी जनसंख्या या वर्किंग पॉपुलेशन। और इसी को भारत में कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है। और अगर हमें इस युवा जनसंख्या को उत्पादन में लगा देते हैं तो उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। हम निर्यात बहुत ज़्यादा करेंगे तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, कर्जा चुक जाएगा और आयात पर निर्भरता घट जाएगी, सब लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पा रहे हैं, सभी लोगों को रोजगार में हम इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक तो श्रम शक्ति समझना, दूसरा आपको समझना है कि रोजगार का अर्थ क्या है। फिर हम बेरोजगार टॉपिक पर आएंगे। रोजगार का अर्थ यह है कि साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से अगर 273 दिन तक किसी व्यक्ति को रोजाना 8 घंटे कार्य मिलता है तो उसे कहते हैं पूरी तरह से रोजगार में लगा हुआ व्यक्ति। 365 दिन में से 273 दिन तक रोजाना 8 घंटे आपको काम मिल रहा है तो आप रोजगार में लगे हुए हो। अगर आपको 8 घंटे से कम और 4 घंटे से ज़्यादा काम मिल रहा है, 4 से 8 के बीच में, तो आप अर्ध रोजगार हो। और अगर आपको 4 घंटे से भी कम या फिर बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको पूर्ण बेरोजगार माना जाएगा। तो कई बार मान लो आपको 6 घंटे रोजगार मिला तो फिर आपको अर्ध रोजगार नहीं मानेंगे, तो 6 घंटे को लगभग 8 घंटे के बराबर मान करके पूर्ण रोजगार में रख लिया जाता है। तो अगर बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिल रहा आपको, एक भी दिन जीरो स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा वो व्यक्ति पूर्ण बेरोजगार बना हुआ है। तो इस तरीके से इन पैरामीटर्स को भारत में डिफाइन किया गया है। तो स्टैंडर्ड्स वर्किंग आवर्स हैं 273 दिन तक का समय भारत में रखा गया है। अब बेरोजगारी पर आते हैं। तो बेरोजगार किस व्यक्ति को कहा जाएगा? 2 प्रकार से बेरोजगारी को परिभाषित किया जाता है, या कहना चाहिए कि बेरोजगारी के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। एक है ऐच्छिक बेरोजगार या ऐच्छिक बेरोजगारी, और दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगार या अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक का अर्थ होता है अपनी इच्छा से जब व्यक्ति बेरोजगार बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपने खूब पढ़ाई लिखाई की, आपके पास काफ़ी सारी योग्यताएं हैं, तो आप अपनी योग्यता के बल पर पूरे बाजार में कोई काम चाहते हैं,
लेकिन आपकी योग्यता के अनुसार बाजार में काम नहीं है, जो काम है उसमें आपको सैलरी कम दी जा रही है, तो आप नहीं जाना चाहते वहाँ पर। काम है मार्केट में लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि वो आपको लगता है कि मेरी योग्यता के अनुरूप नहीं है, नीचे काम है, तो आप अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते, बाजार में उपलब्ध है, इसलिए आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आपको ऐच्छिक बेरोजगार माना जाएगा और इस अवधारणा को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। अनैच्छिक का अर्थ यह है कि आप बाजार में कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे वो रफ वर्क है, लेकिन बाजार में काम उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब है बाजार की वजह से आपको रोजगार नहीं मिल रहा, तब उसको कहा जाएगा अनैच्छिक बेरोजगार, और इस अवधारणा को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, तो दो मुख्य आधार हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों की संरचना को देखा जाए तो संरचना के आधार पर कई प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी है मुख्यतः ये संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल। संरचनात्मक का अर्थ है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी संरचना ऐसी है, छोटी संरचना है, जिसमें बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार दिया नहीं जा सकता। अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देशों में, अगर विदेशों में देखा जाए जो विकसित देश हैं, वहाँ भी बेरोजगारी है, लेकिन वहाँ अलग टाइप की है, यानी वहाँ व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार होता है, जैसे घर्षण बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी वहाँ पाई जाती है कि मान लो थोड़ी देर के लिए वहाँ व्यापार में गिरावट आ गई है तो 1 महीने 2 महीने के लिए मजदूरों को हटा दिया जाता है, 2 महीने बाद उनको फिर से वापस लिया जाएगा। या फिर एक व्यक्ति बहुत अच्छी सैलरी पर काम कर रहा है और वह उस सैलरी की जॉब को ड्रॉप करके किसी दूसरी को ज्वाइन करना चाहता है, तो जब तक उसको बड़ी नौकरी नहीं मिल जाती है, बीच में 10 दिन 15 दिन रोजगार में नहीं रहेगा, तो उसको बेरोजगार माना जाएगा। तो ये तो कोई बेरोजगारी भी नहीं हुई। लेकिन भारत में तो परमानेंट बेरोजगारी बनी हुई है, संरचना ही इतनी कमजोर है। अब ग्रामीण क्षेत्र में अलग संरचना है, शहरी क्षेत्र में अलग है। तो शहरी क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी है? खुली बेरोजगारी। शहरों में हमको खुले बेरोजगार लाखों की संख्या में नजर आ जाते हैं। और शिक्षित बेरोजगारी, शहर में पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के पास रोजगार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में कैसी रोजगारी है? ग्रामीण क्षेत्र में है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल। तो मौसमी बेरोजगारी को छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है, क्योंकि गांव में रहने वाले व्यक्ति को केवल खास मौसम में, रबी की फसल या खरीफ की फसल जब बोई जाती है, काटी जाती है, तो कुछ दिनों के लिए उसको रोजगार मिल जाता है, अदरवाइज वो पूरे साल पे बेरोजगार बना रहता है। तो भारत में एक समस्या और है अल्प रोजगार की। अल्प रोजगार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को 4 घंटे का रोजगार रोजाना कैसे उपलब्ध कराया जाए। अगर 8 घंटे का भी नहीं मिल रहा है तो आधे दिन का अगर 4 घंटे का रोजगार उसको उपलब्ध करा दिया जाए, तब भी समस्या का कुछ समाधान हो सकता है। तो सरकारें बहुत सारी योजनाएं, स्कीम चला रही हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें सरकार के द्वारा भी कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। हालांकि गवर्नमेंट का प्रयास है इस दिशा में, फिर भी हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। इकोनॉमी में कुछ लास्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, WTO। WTO हिंदी में इसको कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, WTO। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई है और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। ठीक है, WTO से पहले एक संस्था होती थी जिसको कहा जाता था गेट, 1947 में बनाई गई थी, 1948 से कार्य करना आरंभ किया और 1994 में फिर गेट को समाप्त कर दिया गया और WTO बनाने का फैसला किया गया। तो WTO की प्रत्येक 2 साल के बाद एक मीटिंग होती है जिसको मंत्री स्तर की मीटिंग कहते हैं। वाणिज्य मंत्री भाग लेता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसकी मीटिंग में नहीं जाते हैं, ध्यान रखना है। 2 साल बाद इसकी शीर्ष मीटिंग होती है। WTO का मुख्य काम यह है कि दुनिया के सभी देशों के बीच में व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, व्यापार को सरल कैसे बनाया जाए, व्यापार की बाधाओं को कैसे हटाया जाए। तो WTO दुनिया के सभी देशों के बीच में व्यापार संबंधी सुविधाओं के लिए कार्य करता है। तो भारत WTO का मेंबर है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं WTO से संबंधित, राइट। तो WTO के तहत कई प्रकार के एग्रीमेंट किए गए, जैसे गेट समझौता क्या है? गेट समझौता इसको कहते हैं GATTES, सेवाओं पर समझौता, गेट समझौता कहते हैं इसको। या फिर एक आता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी बौद्धिक संपदा समझौता क्या होता है? तो बौद्धिक संपदा जो अधिकार हैं उनकी रक्षा WTO के द्वारा की जाती है।
यानी मानव की बुद्धि के द्वारा जो भी नई चीज़ बनाई जाती है उसका विश्व स्तर पर कैसे व्यापार किया जाए, कैसे जिसकी वो वस्तु है, जिसने उस चीज़ को खोजा है, विकास किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो बौद्धिक संपदा अधिकार, वस्तु सेवाओं पर जो व्यापार है, ये सभी कार्य WTO के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं विश्व बैंक और IMF। देखिए अमेरिका में एक ब्रेटन वुड्स शहर है, ब्रेटन वुड्स शहर है अमेरिका का, और जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और समाप्त होने वाला था तो लास्ट में 1944 में ब्रेटन वुड्स शहर में एक सम्मेलन हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कई राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर के कि भाई दुनिया को चलाने के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं बनाओ, बड़ी संस्था बनाओ जिनकी ज़रूरत है। तो इन संस्थाओं को बनाने के लिए शहर में सम्मेलन बुलाया गया और 2 संस्थाएं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनाई गई। इसलिए इन दोनों संस्थाओं को हम ब्रेटन वुड जुड़वां संस्था कहते हैं। ये क्वेश्चन जी के में आ जाता है। ब्रेटन वुड ट्विंस, एक तो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, राइट, और दूसरी है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, या इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF। तो 1944 में सम्मेलन हुआ तो वहीं पर डिसीजन लिया गया कि इन दोनों की स्थापना की जाएगी। डिसीजन 1944 में हुआ और विश्व बैंक को तो सेम टाइम, यानी विश्व बैंक को 1944 में ही स्थापित कर दिया गया और 1945 से इसने काम आरंभ किया। लेकिन IMF की स्थापना कुछ समय के बाद हुई, यानी 1945 में इसकी स्थापना की गई है IMF की, ठीक है ना। तो स्थापना वाली डेट पूछी जाती है। दूसरा इनका मुख्यालय, मुख्यालय को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ HQ यानी हेडक्वार्टर। तो दोनों का ही जो मुख्यालय है एक ही जगह पर है, अमेरिका के वाशिंगटन शहर में, वाशिंगटन DC। DC का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो राज्य है उस राज्य की राजधानी है वाशिंगटन। जैसे राजस्थान एक राज्य है तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो जयपुर में किसी एजेंसी का मुख्यालय हो, हेडक्वार्टर। तीसरा, विश्व बैंक में मेंबर के रूप में भारत के वित्त मंत्री जाते हैं, हर देश का वित्त मंत्री जाता है, और RBI का गवर्नर भी जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्यतः RBI के गवर्नर को भेजा जाता है। विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? दुनिया के सभी देशों को विकास के लिए ऋण प्रदान करना, और यह एक रिपोर्ट जारी करता है, विश्व विकास प्रतिवेदन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्वेश्चन आ जाता है। तो विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। तो जिसे आप विश्व बैंक कहते हैं, मुख्यतः यह 5 संस्थाओं का मिला हुआ एक समूह है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसे कहते हैं। तो विश्व बैंक अपने भीतर 5 संस्थाओं को मिल करके बनाया जाता है या उनसे बनता है। जैसे सबसे पहला IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इसी को मुख्यतः विश्व बैंक कहा जाता है। दूसरा होता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। यह बहुत सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराता है सदस्यों को, इसलिए इसको उदार ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जाता है, सॉफ्ट लोन विंडो। तीसरा है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये दुनिया में उद्योगों, कारखानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए ऋण उपलब्ध प्रदान करता है। और चौथा आता है फिर मीगा, मल्टी सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। दुनिया के सभी देशों में जो भी निजी लोग या पूंजीपति निवेश करते हैं तो निवेश की गारंटी दिलाता है। और पांचवा SIS, एक सिट्स करके संस्था है जो सभी राष्ट्रों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो इस विवाद का फिर वो समाधान करती है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की एजेंसीज को मिला करके हम कहते हैं विश्व बैंक समूह। फिर आते हैं IMF। तो IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। भारत में जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं वो इसकी मीटिंग में भाग लेने के लिए लगातार जाते हैं। इसके अलावा IMF का जो मुख्य कार्य है
ये है दुनिया के सभी देशों के बीच भुगतान संतुलन के लिए पैसा उपलब्ध कराना, भुगतान संतुलन के लिए धन उपलब्ध कराना। यानी दुनिया के सभी देश जब व्यापार करते हैं, मान लीजिए किसी देश के पास पेमेंट के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है और पेमेंट कैसे होगा, तो ऐसी स्थिति में IMF उन राष्ट्रों की मदद करता है। तो ये अंतर ध्यान रखना है। विश्व बैंक विकास के लिए पैसा देता है, चाहे रोड बनानी है, गरीबी हटानी है, बेरोजगारी दूर करनी है, नदियों में सफाई करनी है, शिक्षा हेल्थ सेक्टर में पैसा लगाना है। और IMF जो पैसा देता है ये भुगतान संतुलन के लिए, आयात निर्यात से संबंधित जो समस्या आ रही है उनको ये सुलझाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक मुद्रा जारी करता है जिसे कहते हैं हम SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। तो 1969 से ये मुद्रा जारी की जाती है। तो SDR में डॉलर मुद्रा का मूल्य सबसे ज़्यादा रखा जाता है। तो SDR एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है, यूनिट ऑफ अकाउंट्स। तो बेसिकली कोई वैसी मुद्रा नहीं है कागज़ का नोट हो या फिर 10 रुपये का कोई सिक्का हो। तो इलेक्ट्रॉनिकली इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। जैसे भारत को मान लो पैसा चाहिए, डॉलर अमेरिका से चाहिए, तो देन अमेरिका भारत को डॉलर नहीं देना चाहता, तो IMF अमेरिका से डॉलर ले लेगा। तो कितना डॉलर दिया उसकी अकाउंटिंग हो जाएगी, ऑनलाइन एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, और फिर उतना जो डॉलर लिया गया है इंडिया को जितनी नीड है वो ऑनलाइन पर इंडिया को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो एक लेखे की इकाई इसको कहा जाता है। SDR को ध्यान करेंगे तो SDR कौन जारी करता है? IMF। कब से जारी किया जाता है? 1969 से। आजकल इसका कोड बना दिया गया है, आजकल इसको XDR करके इसके कोड तय कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक और WTO के बारे में एक सामान्य सी जानकारी है। एक जानकारी और कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन क्या होता है, इसको भी समझ लो। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्यापार संतुलन, और इधर पढ़ेंगे हम भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड और द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, देखिए किसी भी देश के पास दो प्रकार के खाते होते हैं जब वो व्यापार करता है। तो एक होता है उसका व्यापार खाता, ट्रेड अकाउंट, और एक होता है उसका पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पूंजीगत खाता व्यापार जो खाता होता है जिसमें करंट इन्वेंट्रीज को मेंटेन किया जाता है, तो इसको हम चालू खाता भी कह देते हैं, द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। और एक हो गया कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट्स में क्या रखा जाता है कि कितनी वस्तु और सेवाएं एक देश से दूसरे देश में भेजी गई हैं और उसके बदले में कितनी वस्तु और सेवाओं को वहाँ से लिया गया है। अगर आप कम मूल्य का सामान बाहर भेजते हैं और ज़्यादा मूल्य का मंगाते हैं तो इसका मतलब है आपका इंपोर्ट आयात ज़्यादा हुआ। तो ऐसी स्थिति में चालू खाते में आपका घाटा दिखाई देगा। तो वस्तुओं और सेवाओं में जब हम एक चालू वर्ष में व्यापार करते हैं दुनिया के विभिन्न देशों के साथ, तो उसका एक बैलेंस रखा जाता है। और पूंजीगत खाते में सरकार की जो भी फैक्ट्री, कारखाने, कंपनियां, उनसे सरकार की जो कमाई होती है, या हम विनिवेश करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी किसी भी कंपनी को सरकार निजी हाथों में बेच देती है और उसमें कुछ अपना शेयर्स कम कर देती है, तो उससे सरकार की जो कमाई होगी वो सरकार की पूंजीगत कमाई कहलाएगी। या फिर IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आपने उधार लिया है, विदेशों से जो पैसा कर्ज लिया है, वो सब पूंजी खाते में रखा जाता है। तो व्यापार जो संतुलन है वो व्यापार खाते पर काम करता है। और व्यापार खाता भी आगे अगर देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, दृश्य और अदृश्य, विजिबल और नॉन विजिबल। तो दृश्य का अर्थ होता है जो आंखों से दिखाई दे रहा है, तो वस्तु को हम आंखों से देख सकते हैं। तो जब वस्तुओं के रूप में व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, तो वो दृश्य खाते में रखा जाता है। और सेवाओं के रूप में, यानी सेवा आंखों से दिखती नहीं है, यानी आप जयपुर में बैठे हो या दिल्ली में बैठे हो और विदेश में रहने वाले किसी भारतीय को आपने ऑनलाइन कोई सेवा दी, कंसल्टिंग का काम किया, आपने कंसल्टिंग दी, किसी मामले में एडवाइस दे दी, लीगल मामला हो या फिर चिकित्सा कोई मामला हो, उसके बदले में फिर आपको पेमेंट आ गया, तो ये सर्विस कहलाएगी, अदृश्य है। क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री पर इसको हम देख नहीं सकते आंखों से, इसका कोई ऐसा लेखा जोखा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो चालू खाते में दृश्य और अदृश्य दो प्रकार की मद होती हैं। तो जब इन दोनों में व्यापार किया जाता है तो उसका टोटल देख लिया जाता है कि आयात ज़्यादा हुआ या निर्यात
ज़्यादा हुआ। अगर निर्यात ज़्यादा है तब तो व्यापार संतुलन है, यानी आपके अनुकूल है, प्लस हुआ, आपकी कमाई हुई। और अगर आपका आयात ज़्यादा निर्यात कम है तो यानी व्यापार असंतुलन है। तो चालू खाते के आधार पर हम व्यापार संतुलन, व्यापार असंतुलन की बात करते हैं। लेकिन जब हम उसमें पूंजीगत खाता को जोड़ लेते हैं, यानी भुगतान संतुलन क्या हो गया, चालू खाता पूरा जिसमें दृश्य और अदृश्य आ गए, और प्लस पूंजीगत खाता यानी कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों का हमको बैलेंस देखना है। अब ये बैलेंस या तो बराबर हो, या फिर एक कम हो, या फिर दूसरा ज़्यादा हो। अगर बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर तो हमारा भुगतान संतुलन कहलाएगा। यानी जितना हमने ट्रांजैक्शन किया है दोनों खातों पर, उससे हमको जितना हमको कमाई हुई है उतना ही हमारा खर्च भी हुआ है, तो बराबर हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कमाई ज़्यादा हुई है और आपका नुकसान कम हुआ है, या फिर आपने पेमेंट कम किया है, आपकी लाइबिलिटीज़ कम है, तो ऐसी स्थिति में तो ये आपका फिर ग्रेट हुआ, बड़ा हुआ, तो भुगतान आपका संतुलित माना जाएगा। और नेगेटिव में तो देन इसको असंतुलित माना जाएगा। तो अगर किसी देश में भुगतान संतुलित नहीं है, इसका अर्थ हो गया कि उस देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, वहाँ लगातार घाटा उठाया जा रहा है। और भारत का जो भुगतान संतुलन है आज़ादी से लेकर के अब तक लगभग असंतुलित बना रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत दृश्य खाते के अंतर्गत या चालू खाते के अंतर्गत ज़्यादा मूल्य की वस्तुएं आयात करता है और कम मूल्य की वस्तुएं भेजता है, निर्यात करता है। इसलिए जब हम ज़्यादा मंगाएंगे तो वो हमें पेमेंट ज़्यादा करना होता है, तो वो हमें घाटा ज़्यादा हो गया, लॉस हो गया। तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए फिर हमें पूंजीगत खाता पर कर्जा लेना पड़ता है विदेशों से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, जापान से और इंटरनेशनल मार्केट से। तो उस कर्जे पर फिर हमको मोटा ब्याज भी चुकाना पड़ता है। इसलिए भारत में व्यापार खाता हमेशा असंतुलित नहीं रहा है, लेकिन भुगतान जो संतुलन है ये हमेशा असंतुलित स्थिति में देखा गया है। क्योंकि चालू खाते में जब जब सरकार का घाटा रहा, उसकी भरपाई के लिए पूंजीगत खाते पर हमने बाहर से पैसा उधार लिया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा बेटर इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पर व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन दोनों लगभग कमजोर स्थिति में बने रहते हैं। लंबे समय तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो भारत में यही है। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी थी। तो इसको पढ़ करके, सुन करके आपको इकोनॉमी के बारे में एक ओवरऑल जानकारी होगी कि ऐसे है। अब आपको इकोनॉमी को बहुत डिटेल में समझना है, डीप में पढ़ना है और बड़े एग्जाम्स आपको देने हैं जैसे IAS का एग्जाम। तो उसके लिए हम इकोनॉमी पर फिर एडवांस सीरीज जारी करेंगे बहुत जल्द, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो उसको फिर आप कवर करेंगे। और फिर इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जीके में सवाल कैसे आते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। IAS एग्जाम, RS एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और मेंस एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता क्योंकि उसमें तो हम सिर्फ गाइड कर देते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। मुख्य समस्या आती है मेंस एग्जाम को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर आंसर राइटिंग का खेल होता है और मेंस के बल पर ही एग्जाम क्लियर होता है। तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। हम जयपुर सेंटर पर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, वेबसाइट को जाकर के आप देख सकते हैं। तो IAS मेंस के लिए हमने वहाँ पर किस तरीके से आंसर राइटिंग का सेशन शुरू कर रखा है। काफ़ी सारे लड़के लड़कियाँ हमको अपने आंसर लिख करके भेजते हैं, हम उनको क्वेश्चन भेजते हैं ऑनलाइन और फिर हम उसको चेक करते हैं और चेक करके फिर बताते हैं कि इस आंसर की क्वालिटी कैसी है और कितने मार्क्स इसको मिलने चाहिए। थैंक यू।